स्टार्ट विद 7 जनवरी का हमारा 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। हम लोग पहले कल वाले जो टॉपिक्स थे उनका रिवीजन करेंगे, फिर कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे, कुछ टॉपिक्स हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, कुछ के हाइलाइट्स देखेंगे जो आपको एग्जाम्पल वगैरह नोट डाउन करने होते हैं, एंड एडिटोरियल्स भी देखेंगे अगर होते हैं तो। उसके बाद एथिक्स का जो प्रीवियस क्वेश्चंस का है उसमें आज हम लोग 2 क्वेश्चन कवर करेंगे। आज हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम लोग 2023 का जो हम लोग पेपर कवर कर रहे हैं ना, कल से उसकी केस स्टडी स्टार्ट हो जाएंगी। तो केस स्टडी 6 आई थी 2013 के पेपर में, डेली हम लोग 2 कवर करेंगे। तो मतलब आने वाले नेक्स्ट 3 दिनों में यानी कि 10 जनवरी तक हमारा एथिक्स का 2023 का पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरा पेपर सॉल्व कर लिए हैं, अब आप लोग सारा कंटेंट आप लोग लिख लिया है ना, इसको एक जगह पर लिख के एंड मतलब सारे आंसर राइटिंग का डेटा आप कलेक्ट करके ना उसको याद करो और फिर एक 3 आवर्स का टाइम लगा करके ना उसको सॉल्व करने बैठो, प्रैक्टिस करो, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे 6 जनवरी वाले करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी गंगा सागर मेला को नेशनल स्टेटस दिलाने की बात की जा रही है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा। देन वी टॉक्ड अबाउट द हीट डोम जो कि यूरोप के ऊपर हो जाता है, क्योंकि जो हायर प्रेशर फॉर्म होता है ना उसकी वजह से जो हीट होती है वो कंप्रेस होती हुई नीचे आती है, जितनी ज़्यादा नीचे कंप्रेस हो जाती है उसकी वजह से वो और ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये यूरोप के रीजन में जनरली देखने को मिलता है। देन वी टॉक्ड अबाउट द डार्क स्काई रिजर्व, तो लद्दाख के अंदर हानले करके एक जगह है और वैसा ही मतलब वहाँ पर इस तरह का बहुत ब्यूटीफुल सा एक स्पॉट बनता है। कारण ये होते हैं पॉल्यूशन बहुत कम होता है। तो ऐसा सही अब रिसेंटली कर्नाटका के कोडागू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ताल का वेरिए वहाँ इमर्ज हुआ था। टर्माइट्स के ऊपर हम लोगों ने बात की थी कि रिसेंटली पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण टर्माइट्स जो है ना, अगर 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज़ होता है तो टर्माइट्स की जो डिकम्पोजिशन एक्टिविटी होती है वो 7 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है। तो टर्माइट्स यानी कि जो दीमक वगैरह होते हैं, इन्हीं के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ा सा। देन गान नगाई फेस्टिवल है, ये मणिपुर का एक रीजन है, बेसिकली असम मणिपुर नागालैंड का एक ट्राई सेक्शन एरिया है ना वहाँ पर है, और ये बहुत ही बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो उस रीजन में मनाया जाता है वहाँ के ट्राइब्स के द्वारा। देन वी टॉक्ड अबाउट कि रिजर्व बैंक ने जो ऑम्बड्समैन की स्कीम है उसको इंटीग्रेट करने की बात की थी। ऑम्बड्समैन मतलब अगर आपकी बैंक की कोई कंप्लेन वगैरह होती है 1 महीने तक रिजॉल्व नहीं हो पाती है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट द ऑम्बड्समैन। तो रिसेंटली इस स्कीम के अंदर पता चला था कि कंप्लेंट्स होती है उनका नंबर जो था वो इंक्रीज़ हो गया था। तो 2006, 2018 एंड 2019 में जो भी ऑम्बड्समैन की डिफरेंट अपडेट्स आए थे उन सबको इंटीग्रेट करने की बात की गई थी। इंडिया ने रिसेंटली 2 लिथियम के माइंस आइडेंटिफाई किए थे और ये किया था कहाँ पर, साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना ने रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप जीता था और ये एक ट्रायंगल है यहाँ पर, इसको ABC ट्रायंगल भी बोलते हैं और इसको लिथियम ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो इस रीजन के अंदर लिथियम के बहुत सारे डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस सुन्नी डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में कि कम्युनिटी ने रिसेंटली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात की थी। अब यहाँ पर आपको सतलज रिवर के बारे में पता होना चाहिए। सतलज और इंडस का ओरिजिन होता है हमारे तिब्बत साइड से, फिर सतलज होती है इंडिया में आती है, इंडस थोड़ी ऊपर से कश्मीर रीजन से होते हुए पाकिस्तान के थ्रू फिर आगे जाके मिल जाती है सतलज से। तो ये जो डैम है इसके आसपास और भी जो एक मतलब बेसिकली जो लुहरी प्रोजेक्ट है, लुहरी प्रोजेक्ट में लुहरी स्टेज 1, लुहरी स्टेज 2 और सुन्नी डैम है। देन प्रधानमंत्री की एक स्कीम है फॉर द राइजिंग इंडिया स्कूल्स वगैरह के लिए, तो उसमें रिसेंटली कुछ अराउंड 1.6 लाख के आसपास स्कूल जो थे उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया था अंडर PM श्री स्कीम में। देन वी टॉक्ड अबाउट द एशियन एलिफेंट जिनका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड होता है, और जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था वहाँ पर एक, अगर आप देखोगे ये वेस्टर्न घाट से ये पालघाट रीजन था। वी टॉक्ड अबाउट दिस। देन इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पहला हमारा बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया का, और यहाँ पर वेजिटेशन, यहाँ पर क्या फोना, वाटर रिसोर्स मिलते हैं, कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन और कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज, मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क और साइलेंट वैली, ये सब एग्जाम में पहले आ चुका है। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस कि तिरुपति के अंदर इंडिया का लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है उसका नाम है फाइटोरिड टेक्नोलॉजी। ये पहले भी इसको डेवलप किया है CSIR नीरी ने। तो बेसिकली एक सेटलिंग टैंक होता है, वहाँ से पानी जाता है पत्थर वगैरह के थ्रू, उसमें जो भी डिकम्पोजिशंस होते हैं वो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, फर्दर इसको ट्रीटमेंट होता है और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर से ये क्लियर होकर आगे निकल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के आसपास लोगों को रिमूव किया जा रहा था उसको पर रोक लगाने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ह्यूमन एंगल के बारे में बात की थी। हमारा जो सेंसस है वो अभी सितंबर तक थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया है। हमारा जो सेंसस था वो 2021 में होना था, अब 2023 आ गया है, बट कोविड के कारण नहीं हो पाया था। तो गवर्नमेंट प्लान कर रहे थोड़ा सा और डिले हो सकता है 2024 में, यानी कि अगले साल इलेक्शन है हमारे लोकसभा के। देन हम लोगों ने बात किया था कि जापान जो है ना वो कुछ मनी ऑफर कर रहा है अपनी टोक्यो जो कैपिटल मेट्रोपॉलिटन एरिया ना, वहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो दे आर ऑफरिंग समथिंग 6 लाख के आसपास।
कुछ एलिजिबिलिटी वगैरह भी है, वो उसमें आपको डीप में नहीं जाना है। आपको बस ये समझना होगा कि गवर्नमेंट वहाँ पर किस तरीके से रूरल एरिया से जो लोग बहुत सारे शिफ्ट होकर के अर्बन एरियाज़ में आ गए थे, अर्बन एरिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग हो गई है, लेकिन वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही। फिर टोक्यो जो है ना वो एक अर्थक्वेक जोन में भी आता है, तो वहाँ के आसपास के जो सेमी रूरल और जो रूरल एरियाज़ है ना, वहाँ पर इकॉनमी इतनी ज़्यादा गिर गई कि वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लोग नहीं वहाँ पर काम करने के लिए। तो दे आर ऑफरिंग मनी कि आप लोग उस एरियाज़ में शिफ्ट हो जाओ, तो एक सिचुएशन में बैलेंस भी आ जाएगा और रूरल एरिया की इकॉनमी को भी रिवाइव कर पाएंगे। तो ये था हमारा कल का कंटेंट रिवीजन वाला। अब हम लोग अपना 7 जनवरी के जो वन लाइनर करंट अफेयर्स होते हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। अब कहने को ये वन लाइनर है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन तो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर ही देता हूँ। वो मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपको PDF बाद में जब मिले, किसी को कुछ नोट डाउन करना हो तो कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास है कि रबर प्लांटेशंस इन त्रिपुरा दे आर अफेक्टिंग मंकीज़ वेजिटेशंस, ऐसा एक पेपर ने सजेस्ट किया था। अब हुआ क्या है ना, जो कन्वर्जन होती है ना हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वगैरह की इनटू मोनोकल्चर प्लांटेशंस का, उसका एक बहुत मेजर इफेक्ट गया ऑन द नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स एंड प्लांट स्पीशीज़। अब उसके कारण जो फॉरेस्ट वगैरह थे ना, उनको नेचुरल रबर के प्लांटेशंस में कन्वर्ट किया जा रहा है त्रिपुरा के अंदर। ये वहाँ के नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स को, जो स्पीशीज़ है वेजिटेशंस को, उसको बहुत नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। अब आपको थोड़ा सा एक बार आइडिया होना चाहिए, मैं एक बार नीचे थोड़ा ब्लैंक स्पेस ले लेता हूँ, कि ये जो रबर की जो प्लांटेशन सीरीज़ होती है ना, ये कौन से स्टेट्स में पाई जाएंगी। जैसे कि आप देखोगे केरला में पाई जाएगी, तमिलनाडु में पाई जाएगी, है ना। ये सब ट्रेडिशनली रबर ग्रोइंग रीजन्स रहे इंडिया के। फिर त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, अंडमान निकोबार वगैरह जो हो गए, ये सब नॉन ट्रेडिशनल रबर प्लांटेशन एरियाज़ हैं। और ये डेटा हमको कहाँ से मिलता है, अगर हम लोग देखते हैं ना, ICAR का एक बायोसेफ्टी पोर्टल है, जो कि जहाँ पर डेटा अवेलेबल है आपको 2016 के अकॉर्डिंगली। तो ट्रेडिशनल रबर ग्रोइंग एरियाज़ और नॉन ट्रेडिशनल रबर ग्रोइंग एरियाज़, ये क्यों ज़रूरी है ना, ऐसे क्वेश्चंस ना GS1 में आ जाते हैं, पूछ लेते हैं ट्रेडिशनल एरियाज़ में और नॉन ट्रेडिशनल में डिफरेंस बता दो। अब जब वहाँ पर रबर प्लांटेशन होती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे, तो क्या इम्पैक्ट होता है, तो हर साल लगभग 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट का नुकसान हो रहा है। बहुत सारी प्रोपोर्शन में प्राइमरी फॉरेस्ट जो उसको कन्वर्ट कर देते हैं मोनोकल्चर प्लांटेशन के लिए। इसके कारण क्या हो रहा है ना, जो नंबर ऑफ मंकीज़ है ना इन रबर प्लांटेशन के एरियाज़ के अंदर, वो कम होते चले गए हैं। और प्राइमेट्स के लिए क्यों ज़रूरी होता है भाई, वो ह्यूमन का नियरेस्ट बायोलॉजिकल रिलेटिव है ना। और प्राइमेट्स जो है वो पॉलिनेशन में मदद करते हैं, वो सीड डिस्पर्जन में मदद करते हैं, सीड जर्मिनेशन में मदद करते हैं, है ना। एसेंशियल सीड प्रेडेटर्स भी होते हैं वो लोग। अब इनको थ्रेट क्या होता है, इनकी जो फूड चॉइस होती है ना, वो रिड्यूस होती चली जा रही है। इनका सीड जर्मिनेशन जो श्रब्स वगैरह होते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स वगैरह होते हैं रबर प्लांटेशन एरियाज़ में, वो सब भी कम होते चले जा रहे हैं। सॉल्यूशंस क्या होगा, इको फ्रेंडली हम लोगों को रबर प्लांटेशंस बनाने होंगे, है ना। और जो भी रबर प्लांटेशंस होती है ना, उसमें हम लोगों को साथ साथ में व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम लोग फ्रूट वाले प्लांट्स लगा सकते हैं। स्पेसिफाइड डिस्टेंस के ऊपर हम उनको मेंटेन कर सकते हैं ताकि एनिमल्स भी उसको अट्रैक्ट हो जाएं। एग्रो फॉरेस्ट्री आप लोगों को याद करना पड़ता है, GS3 के अंदर एग्रो फॉरेस्ट्री का सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो अब रबर प्लांट के बारे में अगर हल्का बहुत आपको आइडिया लगाना, तो बेसिकली जो नेचुरल रबर होता है हमारा, उसी को प्रोड्यूस करने के लिए रबर प्लांट्स लगाए जाते हैं, क्वालिटी इकोनॉमिक्स वगैरह, है ना। एंड तो ये अमेज़ॉन बेसिन में खास करके पाया जाता है और वहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया था ये ट्रॉपिकल बेल्ट्स में, एशिया में, अफ्रीका में, और आई थिंक कुछ 19th सेंचुरी के आसपास। तो बस इतना ही जानना है इसमें काफ़ी। इंडिया में तो बहुत पहले हुआ था, आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का अगर थोड़ा बहुत देखा होगा बुक में कहीं ना कहीं मेंशन मिल जाता है, 1902 के आसपास ये इंडिया में स्टार्ट हुआ था। एक ट्रॉपिकल ट्री है, ट्रॉपिकल रीजन में होगा, और टेम्परेचर रेंज वही 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक रहता है। अच्छा हाँ, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, थाईलैंड, ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इसका इशू आ रहा है, तो थाईलैंड होगा। और इंडिया के अंदर जो मोस्टली जो प्रोडक्शन वगैरह होती है वो वही केरला में, तमिलनाडु के अंदर, है ना, वहीं पर ज़्यादा होता है। देन अभी नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में हमारी बात की जा रही है 50 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स आर मिसिंग। अब इंडिया में 50 आउट ऑफ कितना 3693 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो ना मिसिंग है। एक सबमिशन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। तो हुआ गया था कि 2013 में कैग ने डिक्लेयर किया था कि 92 मॉन्यूमेंट्स मिसिंग है ना। तो पहली बार ऐसी फिजिकल वेरिफिकेशन एक्सरसाइज की गई थी इंडिपेंडेंस के बाद। और ये मिसिंग मॉन्यूमेंट्स के अंदर बेसिकली 11 तो यूपी, दिल्ली, हरियाणा से ही थे। इसमें कुछ और भी मॉन्यूमेंट्स थे, जैसे असम से हो गया, कुछ वेस्ट बंगाल से हो गया, अरुणाचल प्रदेश वगैरह से हो गया। अब जानना ये है कि ये मिसिंग क्यों है ना, कारण क्या है इनका मिसिंग होने का। तो अगर हम लोग देखते हैं ना, पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी है ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर, उनकी एक रिपोर्ट आई थी, इशू रिलेटिंग टू अनट्रेसेबल मूवमेंट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने पहले तो रीज़न दिया हमारा अर्बनाइजेशन का। ठीक है, अब देखो जब टॉपिक आपका GS1 में अर्बनाइजेशन का आएगा ना, वहाँ पर एग्जाम्पल यूज़ करना, अर्बनाइजेशन के कारण मॉन्यूमेंट्स भी मिसिंग हो रहे हैं। और कैग
ये पार्लियामेंट की ये रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट भी कोट कर देना, ठीक है। फिर कुछ सबमर्ज्ड जो हमारे रिजर्वेयर्स और डैम्स वगैरह होते हैं, ये भी कारण होता है। फिर रिमोट लोकेशन को ट्रेस कर पाना, डेंस फॉरेस्ट में ट्रेस कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, प्रॉपर लोकेशन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली ना, जो ये मॉन्यूमेंट्स जिनका लॉस हुआ था ना, तो 12 जो थे ना वो सबमर्ज कर दिए गए थे, तो रिवर्स सही रिजर्वेयर और डैम्स के द्वारा ही, और 24 के आसपास की लोकेशन ही हमारी ट्रेसेबल नहीं है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग जानना चाहेंगे कि ये क्या होते हैं, ये हमारे सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं, तो हमारे पास ना 1958 का एक एक्ट है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा ही होगा, आमसार एक्ट भी बोलते हैं इसको, AMASR, अमासर बोल सकते हैं, आमसार बोल सकते हैं, कि इनकी एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स। इनका काम होता है कि हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह को सबको प्रिजर्व करना। तो इंडिया में टोटल 3695 के आसपास कुछ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स साइट्स हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्शन में होती हैं। इनका रेगुलर इंस्पेक्शन करता है हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब है प्रधानमंत्री मोदी जी पार्टिसिपेट करेंगे एक ऑल इंडिया वाटर मिनिस्टर्स मीट में। तो वाटर सिक्योरिटी का चैलेंज है हमारा, ये भी आपका GS1 में आता रहता है। एंड इसी चैलेंज को हैंडल करने के लिए इंडिया का एक प्लान है, इंडिया @2047, क्योंकि 2047 में हमको 100 साल हो जाएंगे आज़ादी के। तो प्रधानमंत्री जी ने एक 5P का मंत्रा दिया था। क्या है 5P का मंत्रा? पॉलिटिकल विल, पब्लिक फाइनेंसिंग, पार्टनरशिप, पब्लिक पार्टिसिपेशन, परसुएशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। इंडिया का जो वाटर सेक्टर है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की हाइट्स को रीव करने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें थीम थी वाटर विजन एट 2047। तो ये भोपाल में थी 5 and 6 जनवरी 2023 को। अब इस कॉन्फ्रेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, बेसिकली कुछ इनपुट्स वगैरह लिए गए थे। अब इंडिया के अंदर अगर आप लोग देखोगे ना, वाटर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अगर कनेक्ट करना होगा तो आर्टिकल हमारा 246 जो है, ऑलराइट, अभी यहाँ पर मेंशन नहीं है बट मुझे याद आ रहा था, आपको बता देता हूँ। ये डील करता है जो कि कुछ जो भी हमारे सब्जेक्ट मैटर होता है ना इन सब का, उनसे बेसिकली द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। तो एज मोस्टली जो रिवर्स है कंट्री के अंदर वो सारी इंटर स्टेट होती हैं, नदियाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जारी होती हैं, तो उनका रेगुलेशन डेवलपमेंट करना वाटर वगैरह का जो होता है, इसके कारण इंटर स्टेट में कुछ डिफरेंसेज आ जाते हैं, डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो वाटर का अगर हम लोग देखेंगे ना, हमारे पास 7 शेड्यूल जो होता है ना, उसकी स्टेट लिस्ट है, जो स्टेट लिस्ट के अंदर हमारे 17th एंट्री पे वाटर आता है, पानी जो होता है। अब ये जो एंट्री है ना, इसके अंदर कुछ प्रोविजंस होते हैं एंट्री 56 के भी, जो कि हमारी यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट का मतलब, यूनियन लिस्ट में ये होता है कि अगर इंटर स्टेट रिवर वाटर होगा ना, वो डिसाइड किया जाएगा यूनियन के द्वारा, लेकिन जब नॉर्मल वाटर का मैटर होगा वो डिसाइड किया जाएगा स्टेट के द्वारा। तो ये 2 डिफरेंसेस हैं, आप जरा इनको याद रखिएगा। देन वी हैव दिस टॉपिक, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया पास्ड 2 ऑर्डर्स अगेंस्ट गूगल। अब हुआ क्या ना कि अक्टूबर 2022 में ना CCI जो हमारा कॉम्पिटिशन कमीशन ने 2 ऑर्डर दिए थे गूगल के अगेंस्ट, है ना, कि उनका कोई एंड्रॉयड का इकोसिस्टम और प्ले स्टोर की कुछ पॉलिसीज़ को लेकर। अब इन ऑर्डर्स के थ्रू कॉम्पिटिशन का पैनल ने ना कुछ पेनल्टीज़ लगाई थी गूगल के ऊपर कि भाई आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, और उन्होंने ये भी कहा था कि अपनी पॉलिसीज़ में आप कुछ चेंजेस लेके आइए। हुआ क्या था ना कि जो ऐप डेवलपर्स हैं, ऐप स्टोर वगैरह आप सब यूज़ करते होंगे, अब इसके कारण ना एंड यूज़र तक ऐप पहुँचाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि आप जब ऐप्स लेते हो अपने प्ले स्टोर से लेते हो, एंड्रॉयड का होता है, और माइक्रोसॉफ्ट का होता है तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है, एप्पल का तो एप्पल स्टोर होता है। तो गूगल का जो प्ले स्टोर होता है ना, इसके अंदर ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन गया था ऐप डेवलपर के लिए, कि वो लोग अपनी ऐप को डेवलप करते हैं और प्ले स्टोर पे अपलोड कर देते हैं, ताकि एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर उनका इस्तेमाल किया जा सके। अब इससे ऑनर जो होता है ना, कैपिटलाइज कर सकता है अपनी ऐप को मार्केट में लाने के लिए। इसी असेसमेंट के ऊपर बेसिस के ऊपर CCI को मिला था कि गूगल जो है ना अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज़ कर रहा है स्मार्ट डिवाइसेस के लिए। इंटरेस्टिंगली कुछ रेमेडीज़ थी, उनको अपोज किया गया था गूगल के द्वारा इंडिया में, और उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था। तो मेजॉरिटी ऑफ जो भी इनके बिहेवियरल रेमेडीज़ थी ना CCI के द्वारा इम्पोज की गई थी, उसमें एक तो इनका वो था यूरोपियन यूनियन का जो डिजिटल मार्केट्स वगैरह होते हैं ना, उनका भी एक्ट था। यहाँ पर बात की गई थी साइड लोडिंग की। अब ये साइड लोडिंग क्या चीज़ होती है, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ऐसे कीवर्ड्स आपके एग्जाम में आ जाते हैं। साइड लोडिंग का मतलब होता है कि मोबाइल यूज़र्स जो होते हैं ना, वो एक्सेस कर पाएंगे ज़्यादा एप्लीकेशंस देन दे आर अवेलेबल थ्रू कमर्शियल ऐप, यानी कि गूगल प्ले के ऊपर, एप्पल स्टोर के ऊपर। यानी कि आप एक एप्लीकेशन को मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट द डिवाइस की ऑफिशियल एप्लीकेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड के बिना। यानी कि आप एक, अभी एंड्रॉयड की जो होते हैं वो APK फॉर्मेट में आती हैं ऐप्स वगैरह, है ना, तो इस तरह के पैकेजेस ना जनरली वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जाते थे। थोड़ा सा बस यही था एक्चुअल में। तो यहाँ ये आपसे UPSC पूछेगा नहीं गूगल को क्या बोला, UPSC क्या पूछेगा, CCI के बारे में जानने की कोशिश करेगा। CCI क्या होता है और पहले कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। और इनका जो एक एक्ट है ना, वो कॉम्पिटिशन एक्ट है
2002 का एक्ट है, हाँ, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। तो एक राघवन कमेटी थी, चाहे तो वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। राघवन कमेटी के रिकमेंडेशंस पर बनाया गया था हमारा एक मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव एक्ट्स वगैरह, वो भी चाहे तो लिख सकते हैं। फिर इसमें एक चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर्स होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना। तो बाकी यही होता है कि कंट्री के अंदर कंपटीशन को लेकर के अगर कोई इल प्रैक्टिसेस वगैरह होती है उनको एलिमिनेट करना होता है। देन एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। ओके, नाउ वी हैव दिस अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस UXO। ये क्या चीज़ है, ये कहाँ पाया गया है? रिसेंटली ना कुछ आर्टिलरी के शेल्स पाए गए थे। कहाँ पर पाए गए थे? जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान सिंह जी, उनके रेजिडेंस के पास में। तो अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस UXO क्या चीज़ होती है? ये भी एक मिलिट्री एम्यूनिशन होता है, एक्सप्लोजिव डिवाइस होता है जो फटा नहीं था इवन आफ्टर इट हैज़ बीन प्राइम, यानी कि उसको कोशिश की गई थी बट ये फट नहीं पाया था। तो इसको बोलते हैं हम लोग अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस। तो बेसिकली ऐसा भी होता था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, आज भी देखते हैं तो यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज़ में कभी कभी ऐसे UXOs मिल जाते हैं, है ना। या फिर कभी मिलिट्री बैटल वगैरह हुआ होता है, फील्ड फायरिंग वगैरह होती है, तो मिलिट्री के स्क्रैप वगैरह भी मिल जाते हैं, एक्सट्रैक्ट करते टाइम भी मिल जाते हैं। तो क्या ये डेंजरस होते हैं? हाँ, येस, दे आर वेरी डेंजरस। ये अनएक्सप्लोडेड मुनिशंस होते हैं, ये इनको पोटेंशियली डेंजरस कैटेगरी में रखा जाता है। ये डिटोनेट भी हो सकते हैं अदरवाइज, तो इनको प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। तो इस तरह की अनएक्सप्लोडेड मुनिशंस सिविलियंस के हैंड में कैसे पहुंच जाती है? बेसिकली लोकल्स होते हैं एरिया के अंदर, उनको पिकअप कर लेते हैं ना, उनको एक कबाड़ की तरह बेचने की कोशिश करते हैं। बहुत बारी एक्सप्लोड भी हो जाती हैं स्क्रैप डवेलर्स के पास भी, जब भी उनका वो कॉपर वगैरह इन पर से हटा रहे होते हैं। तो इनका कुछ प्रोसीजर होता है जिसमें कि इनको तरीके से मतलब डिस्पोज किया जाना चाहिए। तो ऐसा कभी भी आपको अगर UXO वगैरह के बारे में पता चले तो हमेशा आपको पहली बात तो सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप नियरेस्ट आर्मी स्टेशन को कांटेक्ट करेगा, वो उसे डिस्पैच कर देंगे आर्मी के ऑर्डिनेंस कॉर्प्स पर्सनल के पास। फिर वो उनके जो एम्यूनिशन एक्सपर्ट्स होते हैं वो आएंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको सेफेस्ट तरीके से डिस्पोज कर देंगे। खुद उसमें छेड़खानी करने की कोशिश ना करें। अब ये जो न्यूज़ है साइंस एंड टेक की एक रिसर्च न्यूज़ है। तो जो सेक्स ऑफ हार्मोन्स एंड अदर जो मैमल बेबीज़ का होता है वो डिसाइड किया जाता है एक मेल का डिटरमाइनिंग जीन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग Y क्रोमोसोम्स के साथ। यानी कि जो नए बच्चे का जन्म होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, उसका क्या सेक्स होने वाला है, उसका क्या जेंडर होने वाला है। लेकिन हो क्या रहा है ना कि ये जो Y क्रोमोसोम्स है ना ये डीजनरेट हो रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ फ्यू मिलियन ईयर्स में ये शायद कंप्लीट तरीके से डिसअपीयर भी हो जाएंगे, जिसके कारण हो सकता है कि हमारा ह्यूमन बींग्स का एक्सटिंक्शन भी हो जाए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़, है ना। बट अनलेस अगर हम लोग कोई एक नया कोई ऐसा सेक्स जीन वगैरह इवॉल्व ना कर लें तो अदरवाइज हमारा डिस्टिंक्शन हो सकता है, सॉरी एक्सटिंक्शन हो सकता है। अब ये मत सोचना कि अभी हो रहा है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में होगा। तो इस टॉपिक में आपको थोड़ा सा पहले क्रोमोसोम्स के बारे में मैं हल्का सा बता देता हूँ, क्योंकि ये साइंस एंड टाइप का टॉपिक है और ऐसी चीज़ें आपके प्रीलिम्स में आ जाती हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स बेसिकली ना जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है ना वही होता है सेल के अंदर। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ना उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं इन ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह प्रेजेंट होते हैं। हर एक जो क्रोमोसोम होता है ना उसके अंदर DNA होता है, ऑलराइट, और उसके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स भी होते हैं। जनरली हम लोग उनको हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं, ऑलराइट। अब ये क्या करते हैं, ये जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं ना ये कुछ हेरिडिटी मटेरियल कैरी करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, यानी पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में वो पास करते हैं। ह्यूमन बींग्स के पास 22 पेयर होते हैं हमारे नंबर्ड क्रोमोसोम्स के, ऑटोसोम्स में बोलते हैं, और एक पेयर होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं हम लोग सेक्स क्रोमोसोम का, विच इज़ XX और XY, है ना। तो टोटल कितने हो गए? ये 46 हो जाते हैं ऐसे। ये बायोलॉजी का आप सबने याद किया हुआ है, अगर आप में से कोई साइंस एंड टेक वाला है तो इस टॉपिक को बेशक स्किप कर दो अब। तो हर एक पेयर जो होता है ना उसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक कमिंग फ्रॉम ईच पेरेंट। इसका मतलब ये चिल्ड्रन जो होते हैं ना वो इनहेरिट करते हैं हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स फ्रॉम देयर मदर एंड हाफ फ्रॉम देयर फादर। अब ये जो Y क्रोमोसोम होता है ना ये ह्यूमन सेक्स को कैसे डिटरमाइन करता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। ह्यूमन बींग्स के अंदर और जो दूसरे मैमल्स होते हैं ना, फीमेल जो होती है ना उनके पास होते हैं 2 X के क्रोमोसोम्स, और जो मेल्स होते हैं ना उनके पास होते हैं एक क्रोमोसोम होता है X और एक होता है लिटिल क्रोमोसोम, उसको बोलते हैं Y। तो पहले का ये होता था ना, आप लोगों ने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा कि फीमेल्स को बहुत टॉन्ट किया जाता था कि अगर उनके घर में लड़का नहीं हो रहा था, बट एक्चुअली इट इज़ द मेल हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। मेल क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है लड़का होगा लड़की होगी। तो ये जो X होता है ना, X को बेसिकली हम लोग अननोन बोलते हैं, इट स्टैंड्स फॉर अननोन। तो X के अंदर तकरीबन 900 के आसपास जीन्स होते हैं,
ऑलराइट, दैट डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ जॉब विच आर अनरिलेटेड टू सेक्स। बट वाई जो होता है ना, वाई के अंदर कुछ जीन्स होते हैं बेसिकली अराउंड 55 के आसपास, और बहुत सारा एक नॉन कोडिंग डीएनए भी होता है। तो सिंपल रेपिटेटिव डीएनए होता है जिसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं जो एक मेल का किक स्टार्ट कर देते हैं मेल डेवलपमेंट इन द एम्ब्रॉय। अब एटलीस्ट 12 वीक्स तक, है ना, 12 वीक्स के बाद, कंसेप्शन के 12 वीक्स के बाद, यानी कि जब फीमेल की बॉडी जो होती है वो स्पर्म वगैरह से कंसेप्शन हो जाता है ना पूरा, उसके तकरीबन 12 वीक के बाद ये जो मास्टर जीन होता है ना, ये स्विच करता है ऑन द अदर साइड, फिर वो टेस्टिस वगैरह के रेगुलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब और इसके अंदर जाने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा डिसअपीयरेंस को देख लेते हैं। एक दूसरा भी मैमल है प्लेटाइपस, PLATYPUS। तो उसके अंदर भी एक्स और वाई के जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। तो दिस मस्ट मीन दैट कि जो वाई क्रोमोसोम है ना उसमें तकरीबन 900 से लेकर 55 के आसपास एक्टिव जीन्स जो होते हैं वो ओवर द 166 मिलियन ईयर्स तक, है ना, ये इवॉल्व होते रहेंगे सेपरेटली, अलग अलग। तो ये जो लॉस होने वाला है ना 5 जीन्स का पर मिलियन ईयर्स के अंदर, इस रेट के अकॉर्डिंगली हमारे 11 मिलियन ईयर्स तक 55 जीन्स से जाते रहेंगे, ऐसा होने वाला है। तो फ्यूचर में क्या होगा, कुछ लिजर्ड्स और कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं, वो फीमेल ओनली स्पीशीज ही होते हैं। दे कैन मेक एग्स आउट ऑफ देयर ओन जीन्स वाया व्हाट इज नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं, अब इसको क्या बोलते हैं छोड़ो, एग्जाम में नहीं आएगा आप लोगों के लिए। बट ये ह्यूमन बींग्स में दिस कैन हैपन इन ह्यूमन बींग्स और अदर मेंबर्स, क्योंकि हमको एटलीस्ट 30 क्रूशियल और इम्प्रिंटेड जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ओनली इफ दे कम फ्रॉम द फादर, पिताजी मतलब फादर की साइड से वो आने चाहिए। तो कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वगैरह की बीमारियां भी होती है, वो सब भी आपको याद नहीं करनी है अगर अनटिल अनलेस आपको कोई मेडिकल का ऑप्शनल वगैरह हो। बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना था कि क्रोमोसोम्स के बारे में, डीएनए मटेरियल, जेनेटिक थ्रेड्स, बेसिक। ठीक है, यही था हमारा डे टू डे का, तो कुछ कंटेंट मिला नहीं आज। अभी आगे प्रोसीड करते हैं, कुछ मेजर हाइलाइट्स और इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी प्लीज़ आई थी ना उनके पास सेम सेक्स मैरिजेस की अब तक की, उन सब ने सुप्रीम कोर्ट को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे। ये वाला है हाईलाइट वाले, एक बार जरा इसको देख लेते हैं। कुकी चिन के जो रेफ्यूजीज है ना फ्रॉम दी बांग्लादेश, दे आर पुश्ड बैक फ्रॉम मिजोरम, ऐसा एमपी ने बोला था। तो अभी हुआ क्या है ना कि मिजोरम और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना वो मैच करता है, ठीक है। वहाँ पर कुछ मेंबर्स थे, ये जो कम्युनिटी उसका नाम है कुकी चिन, इनको बीएसएफ के द्वारा से पुश बैक कर दिया गया था। अब आपको इतना ही जानना है, इसमें और ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए अभी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम एग्जाम्पल कलेक्ट करेंगे इस वाली न्यूज़ से। ये हमारे लिए हाईलाइट स्पेसिफिक न्यूज़ है कि ये जो कम्युनिटी के क्राइसिस होते हैं ना, ये टॉपिक आपका GS1 में भी आता है और ये आपका GS3 में जो बॉर्डर इश्यूज़ होते हैं ना वहाँ पर भी आएगा। तो ऐसा कि आपके पास कंटेंट तो होगा, GS1 का जो भी टॉपिक होगा उसका आपका जहाँ से भी आप नोट्स बना रहे होंगे। बस इतना इंपॉर्टेंट रखो कि रिसेंटली बांग्लादेश और मिजोरम के बॉर्डर पर कुकी चिन रेफ्यूजीज का क्राइसिस भी हुआ था। दिस मच कीवर्ड यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। देन बिहार के अंदर आज से अपना खुद का कास्ट बेस्ड सर्वे स्टार्ट हो गया, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। अभी मैं ऊपर मेजर हाइलाइट्स आपको दिखा देता हूँ। पहले डिटेल वाले टॉपिक हमारे पास हैं 3-4 आज। ये देखिए, कॉफ़ी फार्मर्स जो है ना केरला के अंदर, केरला के मारायूर कोई एरिया है, तो उनको बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। आपके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको 2 चीज़ों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये जो नेचुरल फार्मिंग है, ये दोनों होते क्या, दोनों अलग अलग होते हैं। सुनने में लगता होगा ना, अरे ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल ही तो होता है। अक्सर आप मार्केट में जाते हो तो बोलते कि ऑर्गेनिक है क्या, तो बोलता हाँ बिल्कुल है। तो आप बोले, कोई आपसे पूछेगा ऑर्गेनिक क्या, तो आपके दिमाग से की बात निकलती रही, तो नेचुरल चीज़ होती है ना। तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी बता देता हूँ। मुझे एक बार ब्लैंक शीट चाहिए होगी पीछे। लेट मी टेक सम ब्लैंक स्पेस यहाँ पर। अभी आप लोगों को पता होना चाहिए ना, नेचुरल फार्मिंग को लेकर के ना नीति आयोग ने ना रिसेंटली एक वो भी की थी, वर्कशॉप भी की थी। वो किसको की थी, नेचुरल फार्मिंग को लेकर के। तो बहुत सारे वर्किंग मॉडल्स पे काम किया गया था नेचुरल फार्मिंग के, और आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो होती है ना वो बेसिकली केमिकल फ्री होती है और लाइफ स्टॉक बेस्ड होती है। तो इसमें जो भी एग्रो इकोलॉजी होती है ना, उसमें इंटीग्रेटेड क्रॉप्स होते हैं, ट्रीज एंड लाइफ स्टॉक्स भी होते हैं। उसमें ऑप्टिमम यूज़ किया रहता है जो भी फंक्शनल बायोडाइवर्सिटी का होता है उसका। ये जो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये जापानीज़ कॉन्सेप्ट है। 2000 पता नहीं 21 या 22 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि आई थिंक कुछ मियावाकी टेक्निक करके कि वो क्या होती है प्लांटेशन वगैरह की। तो जापानीज़ कॉन्सेप्ट है ये ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का। और इसका जो फाउंडर था ना, उसका नाम आप बेशक से नोट डाउन कर लो, यहाँ पर नहीं गिवन है। मसानोबू फुकुओका थे।
और बस ये छोटी मोटी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी होगी। अब हम लोग पूरे डिफरेंसेस देख लेते हैं और सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। अगर हम लोग पहले सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं ना, सिमिलैरिटीज़ इन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग का, तो दोनों ही, अब ये चलो सिमिलैरिटीज़ में हमको ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है यार, मैं क्या कर रहा हूँ, रुक जाओ, मैं आपको सिमिलैरिटी साइड में दिखा रहा था। यहाँ पर हम लोग डिफरेंसेस, कभी कभी हो जाता है यार, बहुत सारा रिकॉर्डिंग करनी हो तो दिमाग कभी कभी काम नहीं करता। यहाँ पर हम लोग डिफरेंसेस करेंगे, यहाँ हम लोग सिमिलैरिटीज़ कर लेंगे। डिफरेंसेस में तो बॉक्स चाहिए होता है, सिमिलैरिटीज़ में बॉक्स थोड़ी चाहिए होता है। तो सिमिलैरिटीज़ तो ये होती हैं कि ये केमिकल फ्री होती है, दोनों की दोनों केमिकल फ्री होती हैं। ऑलराइट, दोनों की दोनों फार्मर को रिस्ट्रिक्ट करती हैं टू यूज़ द केमिकल फर्टिलाइजर्स। ऑलराइट, एंड पेस्टिसाइड्स वगैरह जो होते हैं इसमें, इनका लिमिटेशन कम हो जाता है। फिर ये दोनों के दोनों लोकल सीड के जो ब्रीड्स होते हैं ना, लोकल ब्रीड के सीड्स वगैरह होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। नेटिव कल्टीवेटर्स वगैरह होते हैं ना, और नॉन केमिकल होती है, एंड होम मेड पेस्ट कंट्रोल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो केमिकल फ्री नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि पेस्ट कंट्रोल नहीं होंगे, होम मेड पेस्ट कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। डिफरेंसेस की अगर बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जैसे कि मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, ये यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। यानी कि मैन्योर हो गया, और जो भी हमारे मतलब कंपोस्ट वगैरह थे, एंड वर्मी कंपोस्ट हो गया, यहाँ पर ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जाती। नेचुरल फार्मिंग के अंदर तो कोई भी केमिकल या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता। इन रियलिटी में कोई एडिशनल न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए जाते सोइल के अंदर, ठीक है। तो नो एडिशनल न्यूट्रिएंट्स, ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। कुछ नहीं पता है कि एक प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन आ जाएगा नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, आपको बेसिक नहीं पता होगा, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चंस आए हैं मिक्स क्रॉपिंग पे, इंटर क्रॉपिंग के ऊपर, उनके मीनिंग्स क्या होते हैं। अब जनरली जो नेचुरल फार्मिंग होती है ना, उसमें ब्रेक डाउन होता है ना, जो भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर का, वो किया जाता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही, जो सॉइल में ऑलरेडी होते हैं, है ना। जो भी हमारे अर्थवॉर्म्स वगैरह वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं सॉइल सरफेस के ऊपर, तो उनको एडिशनल तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जाता। अब लेकिन उसके अलावा फिर क्या होता है, प्लॉइंग वगैरह होता है ना, खेत को मतलब ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल करना, टिल्टिंग वगैरह जो होता है, और मैन्योर वगैरह देना, वीड आउट करना, ये सब चीज़ें तो की जाती हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग में होती हैं, बट ये नेचुरल में नहीं की जाती, ठीक है। तो पूरा का पूरा नेचुरल में ये सब चीज़ें नहीं होती नेचुरल के अंदर। नेचुरल एग्रीकल्चर जो होता है ना, ये लो कॉस्ट फार्मिंग एग्रीकल्चर होता है, क्योंकि इसमें एडिशनल तो कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग, है ना, और ये पूरा का पूरा हमारी लोकल वाइल्ड लाइफ को मोल्ड कर देता है। ऑर्गेनिक वाला जो होता है ना, दिस इज कॉस्टलियर इन कंपैरिजन टू नेचुरल फार्मिंग, कॉस्टलियर देन नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। बेसिक छोटे छोटे डिफरेंसेस थे, यही आपको समझने थे। तो इनको ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, यानी कि ये लोग कुछ मैन्योर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपोस्ट और कंपोस्ट, और इनको भी बेनिफिट देखने को मिला था। देन मूविंग अहेड, ये सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक है, इसको भी डिटेल में कवर करते हैं। हाँ, यूके का शिप ऑन द परमानेंट डिप्लॉयमेंट इन द इंडो पैसिफिक मेक्स फर्स्ट पोर्ट कॉल इन इंडिया। HMS तमार है, ये अंडमान एंड निकोबार की तरफ सेल किया था। ये इंडिया इज़ द फर्स्ट पोर्ट फॉर कॉल फॉर द शिप एंड अंडरलाइंस द यूके इंडियाज इंटेंट टू कोलैबोरेट इन द इंडियन ओशन रीजन। अब इसमें बहुत कुछ है पढ़ने का इंडिया और यूके के रिलेशनशिप के बारे में, डिफेंस एंड मिलिट्री रिलेशनशिप में, बट थोड़ा शॉर्ट में अगर आप जानना चाहो ना, तो दोनों के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ना, उनके बारे में हल्का से याद रख लो। एक तो एयरफोर्स वाली होती है, ऑलराइट, उसको बेसिकली बोला जाता है इंद्रधनुष, क्योंकि नाम इंद्रधनुष रखते हैं ना हम लोग इसका, तो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, और ये हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ करते हैं एयरफोर्स का। एक और मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है अजय वॉरियर। अजय मतलब समबडी हु इज़ विक्टोरियस, जिसको भी डिफीट नहीं किया जा सकता, अजय वॉरियर करके। ये भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूके की। तो 2021 में जो हुई थी ना अजय वॉरियर वाली, इट हैपेंड इन उत्तराखंड, ऐसा समथिंग था। एंड जो एयरफोर्स वाली हुई थी वो 2020 की जो हुई थी, वो बेसिकली आई थिंक यूपी में हुई थी, हाँ ऐसा कुछ था, यूके एंड यूपी आसपास ही हुई थी दोनों ही, इसलिए न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था। इसमें अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक अगर डिटेल में होता ना इंडिया यूके के रिलेशनशिप, तो हम डिटेल में कवर करते हैं। RBI ने ग्रीन बॉन्ड इशू किए हैं 2 पार्ट्स में, ये हम लोग डिटेल में इशू करेंगे अभी। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से ये टॉपिक आया था कुछ दिनों पहले, फ्रेमवर्क आया था, ये पूरा डिटेल में कवर करेंगे आज। प्रसार भारती म्यूल्स ऑन OTT प्लेटफॉर्म, देखो 2-3 दिन पहले हम लोगों ने बिंद प्लेटफॉर्म के बारे में बात की ना, कि प्रसार भारती का जो दूरदर्शन है और जो एयर इंडिया है, उसको डेवलप करने के लिए तकरीबन कुछ 2500 करोड़ के आसपास रुपए लगाए गए। अब प्रसार भारती अपने खुद के OTT प्लेटफॉर्म के साथ आएगा। OTT मतलब जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गए, सारे के सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है ना। अब प्रसार भारती इंडियन गवर्नमेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये अपना खुद का OTT लेके आएगा गवर्नमेंट का।
देन एक जो शॉर्ट न्यूज़ में है कि जो जीएम मस्टर्ड का अप्रूवल मिला था ना रिसेंटली, उसमें एक कॉलिशन बना है जीएम फ्री इंडिया को लेकर के। उन्होंने कहा था कि वो इंडिया को ये जीएम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है ना उससे फ्री करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट ने कहा है कि इसके अंदर जो भी टेस्टिंग वगैरह की गई थी, एक्सपेरिमेंट किए गए थे ना, वो सब में लैप्सेस हैं, देयर आर प्रॉब्लम्स स्टिल इनटू दैट, और ये इंडिया की फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस है। तो बस ये था कि गवर्नमेंट ने सारे रेगुलेशन वगैरह को इग्नोर किया था एंड सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ रिकमेंडेशन आए थे, उनको भी इग्नोर किया था। तो आपको बस अपडेट देना चाह रहा था कि जीएम मस्टर्ड को लेकर के ना उसका कॉलिशन उसके अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। पहले हमारा जो बीटी कॉटन वगैरह वाला आया था ना, उसमें इतने कॉलिशन नहीं आए थे, इस तरह की बातें नहीं उठ रही थी, बट जीएम मस्टर्ड के अगेंस्ट काफ़ी कुछ उठ रहा है। तो ये शॉर्ट न्यूज़ के हमारे इतने ही टॉपिक थे। अब जो थोड़ा डिटेल में कवर करने हैं उनको कवर कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सारे जो केसेस थे अपने पास ट्रांसफ़र कर लिया ना सेफ सेक्स मैरिजेस के, तो सेफ नहीं सेम सेक्स मैरिजेस के। इसका कॉन्सेप्ट इंडिया में क्या होता है, देखो जो राइट टू मैरी है ना, इसको बहुत एक्सप्लिसिटली हम लोगों ने एक्सप्रेस कहीं पर भी नहीं किया है, ना ही फंडामेंटल के राइट के तौर पर, ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के ऊपर। लेकिन जो मैरिज होती है ना, उसके बहुत सारे स्टैट्यूटरी एनेक्टमेंट्स होते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट वगैरह होते हैं, उन सब के थ्रू हम लोग मैरिज को रेगुलेट करते हैं इंडिया के अंदर। तो उसकी रिकॉग्निशन में ये एक फंडामेंटल राइट कैसे डेवलप हुआ था, बहुत सारे जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू। और इस तरह के जब डिक्लेरेशंस किए जाते हैं ना, तो सभी कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग भी हो जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 141 के अकॉर्डिंगली यही बात की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का सेम सेक्स मैरिज के ऊपर क्या व्यूज़ थे, अब ये आपको एक्ट्स लिखने पड़ेंगे, ये जजमेंट्स जो होते हैं ना, इन्हीं को नंबर होते हैं मीन्स के एग्जाम में। तो मैरिज को एज अ फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था 2018 में, शफीन जहां का एक केस था। उन्होंने बात की थी जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ना, उसके आर्टिकल 16 की, और हमारा जो पुट्टा स्वामी केस हुआ था जिसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जो राइट टू प्रिवेसी था ना उसको ऐड कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू मैरी एज ए पर्सन ऑफ वंस चॉइस जो होता है ना, ये आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। हमारा जो आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें बात की जाती है कि देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना आपके 12 से 35 आर्टिकल में, इनमें ये सब आपको वर्ड टू वर्ड याद करना होता है। दो ऐसे राइट्स है जहाँ पर उनमें इन चीज़ों में डिफरेंस है, एक में प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होता, किसी में डिसेंस नहीं होता, किसी में रिलीजन नहीं होगा, ये सब आपको याद होने चाहिए। तो राइट टू मैरिज जो है ना, ये इट इज़ इंट्रिंसिक टू द लिबर्टी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ फंडामेंटल राइट बताया गया है। फिर एक LGBTQ का हमारा एक जजमेंट आया था 2018 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मेंबर्स होते हैं ना LGBTQ कम्युनिटी के, दे आर एंटाइटल्ड एज ऑल अदर सिटीजन्स फॉर द फुल रेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इंक्लूडिंग लिबर्टीज विच आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और इनको इक्वल सिटीजनशिप भी मिलेगी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी मिलेगा। फिर यहाँ पर हमारे एक स्पेशल मैरिज एक्ट की बात की जा रही है, क्योंकि ये जो टॉपिक था ना, सुप्रीम कोर्ट ने सारे केसेस अपने पास रखे ना, अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के तहत इसको डिसाइड करेंगे। वो क्या डिसाइड करेंगे, वो क्वेश्चन यही डिसाइड करेंगे कि क्या हम लोग सेम सेक्स मैरिजेस को स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 के अंडर ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या है हमारा ये स्पेशल मैरिज एक्ट? देखो, इंडिया को जब मैरिज में इंडिया को रजिस्टर करने के लिए ना हमारे पास कुछ लॉज हैं, जैसे हमारे पास एक हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है और एक स्पेशल मैरिज एक्ट है। तो ये ड्यूटी होती है जुडिशरी की, वो इंश्योर करें कि राइट्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर प्रोटेक्टेड। स्पेशल मैरिज एक्ट जो था ना 1954 के अंदर, अब हिंदूज़ की मैरिज इस एक्ट के तहत रजिस्टर होती हैं, मुस्लिम्स की इस एक्ट के तहत, और बाकी इंटर रिलीजियस होती हैं ना, वो सारी की सारी जाती हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। तो फिर फॉर इंडियन या फिर कोई भी इंडियन नेशनल्स होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं ना, तो जब भी एक पर्सन सोलेमनाइज करता है अपने मैरिज अंडर दिस लॉ, देन मैरिज इज नॉट गवर्न बाय पर्सनल लॉज बट बाय स्पेशल मैरिज एक्ट। फीचर्स क्या होता है, दो डिफरेंट रिलीजियस काइंड के बैकग्राउंड्स के जो होते हैं ना, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अपनी मैरिज को, बॉन्ड को सोलेमनाइज करते हैं। एक प्रोसीजर होता है फिर बोथ सोलेमनाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। सोलेमनाइजेशन मतलब शादी करवाना जो होता है ना, पूरा वो प्रोसेस को ही बोलते हैं। तो ये तो हस्बैंड या वाइफ में से मतलब दोनों के दोनों ना हिंदूज हों, दोनों के दोनों ना बुद्धिस्ट हो, ना जैन हो, ना सिख हो, तो अलग अलग रिलीजन के होते हैं जब। तो सिंस ये एक बहुत सेक्युलर एक्ट है, तो इंडिविजुअल्स के लिबरेशन में बहुत मदद करता है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, देखो LGBTQ को भी ना एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर उनकी रिलेशनशिप्स, उनकी लाइफ जो है काफ़ी प्रोडक्टिव हो सके, और उसमें जो उनकी जेंडर आइडेंटिटी को लेकर के जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया रहता है ना, वो ना किया जाए। तो मोर देन अ डजन कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। तो इसी तरीके से इंडिया में भी हम लोग इसको कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर द फुल रेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए SMA 1954 के बारे में, एंड कौन से आर्टिकल आते हैं इनके। तो फंडामेंटल राइट्स तो वर्ड टू वर्ड याद करने पड़ेंगे आप लोगों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कास्ट बेस्ड सर्वे स्टार्ट किया जा रहा है बिहार के द्वारा, जो कि आज से स्टार्ट होगा। तो पहले तो हम लोगों ने कल एक टॉपिक किया था ना, येस्टरडे ओनली रिवीजन में भी देखा था कि इंडिया का जो सेंसस था 2021 में होना था, वो भी पोस्टपोन किया गया, 2022 में भी नहीं हुआ, 23 में भी शायद वो सितंबर में जाके स्टार्ट होने वाला है, और पता नहीं वो होगा या नहीं होगा। तो क्या डिफरेंस, मतलब होना तो चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेंसस से बहुत सारा डेटा मिलता है।
तो अभी इन्होंने स्टार्ट किया कि इन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की थी सेंटर से कि आप लोग स्टार्ट करो ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वाला, बट ये नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने बोला कि हमको अपडेटेड फिगर्स अपने स्टेट के मिल जाएंगे, तो हमारी जो स्कीम्स वगैरह होती हैं उनका इंप्लीमेंटेशन ईजी हो जाएगा। एंड नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस होता है सेंसस में और ये जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है ना, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो इंडिया में जो सेंसस का ओरिजिन हुआ था वो तो 1881 से हुआ था, आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाई होगा। तो गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर, एकेडमिशियंस वगैरह इंडिया की पॉपुलेशन में मैप वगैरह को सोशल चेंज करने के लिए, डीलिमिटेशन के एक्सरसाइज के लिए इसका डेटा यूज़ करते हैं। हालांकि अर्लीस्ट 1940s तक जो एक WM येट्स थे, सेंसस कमिश्नर थे, उन्होंने निकाला था 1941 का सेंसस। तो उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि सेंसस जो है बहुत लार्ज है, इमेंसली पावरफुल है, बट एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ अनसुटेड फॉर दिस स्पेशलाइज्ड इंक्वायरी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था 2011 में इंडिया में, और सबसे पहले ही 1931 में हुआ था, यानी कि इससे ऑलमोस्ट 80 साल पहले। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक इंडियन फैमिली के अंदर, चाहे वो रूरल इंडिया में हो चाहे वो अर्बन इंडिया में हो, उनका इकोनॉमिक स्टेटस जाना जाता है ना, किसके द्वारा, सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ। तो उसमें उनकी डेप्रीवेशन कितना हो रहा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है ना, वो पुअर है डिप्राइव्ड है उसको डिफाइन किया जाता है। प्लस में हर व्यक्ति से उसकी पर्सनल स्पेसिफिक कास्ट का नेम पूछा जाता है, ताकि गवर्नमेंट ये इवैल्यूएट कर सके कि इंडिया के अंदर जो कास्ट ग्रुप्स हैं आज उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है, कितने इंप्रूव हो चुके हैं, कितने इंप्रूव नहीं हो पाए हैं। फिर ये जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो होता है ना, इसमें ब्रॉडर लेवल पे हमको ये पता चल जाता है कि इंडिया में इनइक्वालिटीज़ कितनी चल रही हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो सेंसस होता है ना वो उसमें हमको इंडियन पॉपुलेशन के बारे में पता चलेगा, लेकिन जो ये SECC होता है ना, इसमें बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई करवाना ईजी हो जाएगा। सिंस जो सेंसस था ना वो आता है हमारे सेंसस एक्ट 1948 के अंदर, जो भी डेटा होता है ना वो कॉन्फिडेंशियल होता है, एंड अकॉर्डिंग टू SECC की वेबसाइट जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है ना इस डेटा के अंदर, वो गवर्नमेंट के द्वारा यूजेबल होती है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स यूज़ करते हैं उसको। अब अगर हम लोग एक कास्ट बेस्ड सेंसस करते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे। बेनिफिट तो ये होगा कि सोशल इक्वलिटी के जो प्रोग्राम्स होंगे ना, प्रोग्राम्स को मैनेज करना बड़ा इजी होगा। इंडिया में बहुत सारे सोशल इक्वलिटी को एनहांस करने के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन उनमें बिना डेटा के सक्सेस नहीं मिल पाती। फिर जब डेटा नहीं होता तो हम लोगों को OBC का एंड OBC के अलावा बाकी जो स्टेट्स होते हैं, बाकी जो कास्ट एंड ग्रुप्स होते हैं, उनका आइडिया नहीं लग पाता। मंडल कमीशन ने एस्टिमेशन दिया था कि OBC की पॉपुलेशन 5% है, लेकिन कुछ दूसरों ने भी कहा था कि OBC की पॉपुलेशन जो 36 से 65% तक है। फिर जो सेंसस होता है ना, तो बिसाइड्स रिजॉल्विंग द नीडलेस मिस्ट्री अबाउट द साइज ऑफ पॉपुलेशन, सेंसस के तहत हमको डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। सेक्स रेशियो, मोर्टेलिटी रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, एजुकेशन डेटा मिलता है, फीमेल लिटरेसी का, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, कितने ग्रेजुएट्स हैं, है ना, कितनों के पास किस तरह का हाउस है, ऑक्यूपेशन और एसेट्स कैसे हैं। फिर एक मेजर ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ऑन रिजर्वेशन भी लेके आता है। जब कास्ट बेस्ड सेंसस होता है ना तो हमको भी पता चल जाता है रिजर्वेशन के ऊपर कितना हमारे पास डेटा अवेलेबल है। रोहिणी कमीशन बनाया गया था और उन्होंने बात की थी कि ये 27% का OBC का कोटा है ना, इसमें फर्दर और सब कैटेगराइजेशन करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा था कि अराउंड 2633 कास्ट हैं जो कि OBC में कवर की जाती हैं। हालांकि सेंटर की जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी ना फ्रॉम 1992, उन्होंने इस तरह की OBC में इस तरह की सेपरेट कैटेगरी को कंसिडर नहीं किया था, इसलिए कास्ट बेस्ड सेंसस डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्स क्या होते हैं, मतलब नुकसान क्या होता है, रेपरकेशंस होता है कास्ट सेंसस का। सिंस इसके अंदर इसके तहत एक पॉलिटिकल और सोशल रेपरकेशंस निकल के आते हैं। कभी कभी पता चल जाता है कि इनकी जो आइडेंटिटीज़ होती है ना और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, यानी कि जो वीकर सेक्शन रहते हैं ना उनकी आइडेंटिटी और स्ट्रॉन्ग बन जाती है, जो कि नुकसान करता है। कुछ रेपरकेशंस आए भी थे, यानी कि ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं हमारे पिछले वाले कास्ट सेंसस को, तो बहुत सारा डेटा जो है ना अभी तक रिलीज़ भी नहीं किया गया है, उसको टुकड़ों में रिलीज़ किया गया था। तो कास्ट जो है बहुत कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होती है। कास्ट हैज़ नेवर बीन ए प्रॉक्सी फॉर क्लास और डेप्रीवेशन इन इंडिया, लेकिन इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ एम्बेडेड डिस्क्रिमिनेशन जो ट्रांसेंड कर देता है। यानी कि बहुत सारे जो दलित होते हैं उनके नाम जो होते हैं ना जॉब इंटरव्यूज़ में, उनको नाम को पढ़ के उनका इंटरव्यूज़ का जो इंटरव्यूअर होता है ना उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है। प्लस में उनको जो मकान मालिक होते हैं ना किराएदार बनाने में थोड़ा सा हिचकते हैं, तो ये प्रॉब्लम बन जाती है। मैरिजेज होते हैं ना, किसी उनकी अच्छे पढ़े लिखे घर में दलित पर्सन की मैरिज नहीं की जाती, तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है जो कि ख़त्म होना चाहिए। फिर अपर कास्ट की वुमेन वगैरह भी जो होती हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम होती हैं कि वो जो लोअर कास्ट के मैन या फिर दूसरे मेंबर्स होते हैं उनको कंसिडर नहीं कर पाते। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, कास्ट सेंसस ना मे नॉट सेट वेल विद द गोल ऑफ कास्टलेस सोसाइटी बट इट मे सर्व एज अ मीन्स ऑफ एड्रेसिंग इनइक्विटीज़ इन सोसाइटी। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसको अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी इसमें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं था, तो वी कैन इग्नोर दिस पार्ट, बट दिस वन स्टेटमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Then we have this, center will adhere to the timelines fixed by Supreme Court for the judicial appointments। हमारे जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो भी अपॉइंटमेंट का टाइमिंग दिया जाएगा कि भाई हमारे जजेस को अपॉइंट करो, उस पर
टाइमलाइन पर स्टिक करेंगे। हम लोगों को यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जानना है और वो कैसे इवॉल्व हुआ था। ये क्वेश्चन मेंस में भी आ चुका है, प्रीलिम्स में भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ जान लेते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम मतलब जो जजेस का ट्रांसफर अपॉइंटमेंट होता है ना, वो इस कॉलेजियम सिस्टम से किया जाता है। और बहुत सारे जजमेंट्स आई थी सुप्रीम कोर्ट की, इसको लेकर के ना कोई पार्लियामेंट का एक्ट नहीं है, ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से इवॉल्व हुआ था। क्या होता है, 1981 के अंदर एक फर्स्ट जज केस होता है, तो उसमें बोला गया था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे ना, उनकी प्राइमेसी होगी, यानी कि उनका जो रिकमेंडेशन होगा ना जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए, ट्रांसफर के लिए, इट कैन बी रिफ्यूज ओनली फॉर द कॉग्जेंट रीजंस। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जानो कि देखो जब आपका क्वेश्चन आएगा ना, आपको फर्स्ट जज केस के बारे में पता होना चाहिए। ये तो डेट के साथ याद होने चाहिए, 3 केसेस आपको। आप इनके डिटेल में नहीं लिख पा रहे हो, डजेंट मैटर। इवन अगर यूपीएससी बोलता है कि हाउ द कॉलेजियम सिस्टम गॉट इवॉल्व, तब भी आपके पास मिनिमम आपको नाम और इसका ईयर तो याद होना ही चाहिए, बट आप एक एक सेंटेंस याद कर लो तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि इस रूलिंग से ना एग्जीक्यूटिव प्रेमेसी मिली थी ओवर द जुडिशरी, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव होगा, कौन, मिनिस्टर्स वगैरह जो होंगे ना, उनकी रिकमेंडेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी। और जो प्रेमेसी होगी चीफ जस्टिस की, वो होगी उसके अंदर, उसको रिफ्यूज़ किया जा सकता है। सेकेंड जज केस के अंदर उन्होंने कंकरेंस के बारे में बात की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था कॉलेजियम सिस्टम 1993 में। उन्होंने कहा था कि होल्डिंग, जब हम कंसल्टेशन लेते हैं ना आपस में, उसका मतलब ही होता है कॉन्करेंस, यानी कि हम सब सहमत भी हो चुके हैं। एक तो होता है सलाह सहमति की जा रही है, लेकिन हम लोग सहमत हो चुके हैं, हम एग्री कर रहे हैं। इसने कहा था, इट एडेड दैट इट वाज नॉट द सीजीआई's इंडिविजुअल ओपिनियन, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन होगा, उसमें हम लोग साथ में कंसल्ट करेंगे 2 सीनियर मोस्ट जज से भी। तो पहले सिर्फ सीजीआई थे इंडिविजुअल, बाद में सीजीआई +2 कर दिया गया था। थर्ड जज केस आता है 1998 में। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के रेफरेंस पर आर्टिकल 143 में एक्सपेंड किया था कॉलेजियम को एक 5 मेंबर बॉडी में, यानी कि अब इसमें क्या हो गया, सीजीआई +4 मेंबर्स। तो पहले सिर्फ सीजीआई थे, लेकिन एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी थी। अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी नहीं थी, सीजीआई +2 हो गया। यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी नहीं है, सीजीआई +4 हो गया। कॉलेजियम सिस्टम को हेड कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और उसका सीनियर मोस्ट जज होते हैं 4। जब बात की जाती है हायर जुडिशरी की, उनको अपॉइंट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम से। एंड जो गवर्नमेंट होता है उसका रोल होता है, आफ्टर द नेम्स हैव बीन डिसाइड बाय द कॉलेजियम। अपॉइंटमेंट तो गवर्नमेंट ही करेगी, लेकिन नेम्स का रिकमेंडेशन कहाँ से आएगा, कॉलेजियम सिस्टम से। तो क्या अपॉइंटमेंट होता है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करना होगा ना, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और जो बाकी सारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको भी। एज फार एज सीजीआई इज कंसर्न, जो भी सीजीआई रिटायर हो रहा होता है ना, वो रिकमेंड करता है अपने सक्सेसर को। तो ये चीज़ प्रैक्टिस में है ना, इसमें ये मेंटेन किया रहता है कि सीनियरिटी के लेवल के ऊपर होगा, ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। तो 1970 से ऐसा किया जा रहा है। बट जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात की जाती है ना, तो ये जो प्रपोजल था ना, ये इनिशिएट किया जाएगा सीजीआई के द्वारा। तो वो सीजीआई कंसल्ट करेंगे बाकी कॉलेजियम मेंबर्स के साथ, और बाकी सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं, पर्टिकुलरली जो हाई कोर्ट से होते हैं, उस पर्सन को रिकमेंड करने के लिए। अब कंसल्टीज अपने ओपिनियन भी रिकॉर्ड करते हैं राइटिंग के अंदर, है ना, और ये सब फाइल में मेंशन किया रहता है। कॉलेजियम सिस्टम अपना रिकमेंडेशन भेजता है लॉ मिनिस्टर को, वो फॉरवर्ड करते हैं इसको प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर इसको एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट के लिए। जब बात की जाती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा। उसमें पॉलिसी होती है चीफ जस्टिस की, यानी कि आप अगर आंध्र प्रदेश में कर रहे हो ना, तो जो चीफ जस्टिस होगा ना, वो आंध्र प्रदेश का नहीं होगा, फ्रॉम आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। कॉलेजियम सिस्टम इस पर कॉल लेता है। हाई कोर्ट के जजेस का रिकमेंडेशन भी किया जाएगा कॉलेजियम के द्वारा, उसमें सीजीआई होते हैं, प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। प्रपोजल को इनिशिएट किया जाएगा आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा ही, तो यानी कि जो रिटायर हो रहा है वही अपने प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, एंड वो कंसल्टेशन करेगा 2 सीनियर मोस्ट कलीग के साथ। फिर रिकमेंडेशन दी जाएगी चीफ मिनिस्टर को, वो एडवाइस करेंगे गवर्नर को, गवर्नर फिर टू सेंड द प्रपोजल टू यूनियन लॉ मिनिस्टर। अब इस सिस्टम के बारे में प्रॉब्लम क्या है, एक तो इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, नेपोटिज्म के चांसेस हैं, जो कि कभी कभी पता चलता है कि जो कॉलेजियम सिस्टम होता है ना, अपने नॉन लोगों को ही रिकमेंड कर रहे होते हैं। पब्लिक कंट्रोवर्सीज आ रही होती हैं, बहुत सारे टैलेंटेड सीनियर जजेस और एडवोकेट्स होते हैं ना, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। इस चीज़ को लेकर के ना सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि 99th अमेंडमेंट एक्ट आया था 2014 में, वो लेके आया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में स्ट्रक डाउन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यू आर ट्राइंग टू इंटरवीन इन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि आप एग्जीक्यूटिव को पावर देना चाह रहे हो हमारे जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, है ना, जो कि हम नहीं चाहेंगे। तो इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन भी आया था, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। आरबीआई ने इशू किए हैं ग्रीन बॉन्ड इन 2 पार्ट्स। तो इस टॉपिक में हम लोग जरा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को समझ लेते हैं। पहले तो बॉन्ड्स क्या होता है, देखो बॉन्ड्स अपने आप में ना एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि अगर एक पर्सन ए है ना, ए को बी से कुछ पैसा लेना होगा, ए को बी से मान लो 1000 करोड़ लेने, तो ए क्या लेगा, 1000 करोड़ यहाँ से ले लेगा बी से, और ए बी को ना एक डॉक्यूमेंट दे देगा, उस बॉन्ड पे लिखा होगा कि भाई इस डेट को इतना पैसा लिया गया, इतनी देर बाद इसको रिटर्न किया जाएगा, इस बॉन्ड की इतनी वैल्यू। उस पेपर की वैल्यू बहुत होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। जब हम लोग ग्रीन बॉन्ड्स की बात करते हैं ना, ये कंपनीज़ के द्वारा, कंट्रीज़ के द्वारा, या फिर किसी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किए जाएंगे। अब ये है वो ए,
जो इशू करेगा बॉन्ड को, है ना। जब ए बॉन्ड इशू करेगा तो जिसके पास ये बॉन्ड जाएगा वो ए को पैसा दे देगा, है ना। क्यों? क्योंकि इन लोगों को कुछ प्रोजेक्ट्स को फंड करना होता है जिनका पॉजिटिव एनवायरनमेंट इम्पैक्ट होगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड यानी कि एक डॉक्यूमेंट को इशू करेगी तो गवर्नमेंट कहीं से पैसा उठाना चाहेगी। जो भी पैसा होगा, मान लो 500 करोड़ उठाए, इस पैसे को सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाएगा जिसका एनवायरनमेंट पर क्लाइमेट बेनिफिट होना चाहिए, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के और ग्रीन बिल्डिंग्स के भी। तो जो प्रोसीड्स होते हैं, जो पैसा आता है, उसको ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज द अनलाइक स्टैंडर्ड बॉन्ड्स, यानी कि प्रोसीड्स जो होता है उसको दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यहाँ पर जनरली मतलब बॉन्ड्स का सिंपल मतलब यही होता है पैसा उठाने का। बट जब आप ग्रीन बॉन्ड्स की बात करोगे तो पैसा का फंड इसलिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो बाय द एंड ऑफ 2020 24 नेशनल गवर्नमेंट्स ने सॉवरेन ग्रीन और सोशल सस्टेनेबिलिटी के बॉन्ड्स इशू किए थे, जिसमें टोटल अमाउंट बनता था $111 बिलियन US। तो 1 बिलियन के अंदर 100 करोड़ होते हैं। अब आप देख लो, उसको फिर डॉलर में कन्वर्ट कर लो, कितना बना अमाउंट बनेगा। तो ये ग्रीन बॉन्ड्स का इंपॉर्टेंस ये होती है ना, इससे एक पावरफुल सिग्नल जाता है कि भाई क्लाइमेट एक्शन के ऊपर काम किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एक वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2021 जो था ना, उन्होंने एस्टिमेट किया था कि 70% ऑफ द एडिशनल $4 ट्रिलियन स्पेंडिंग की रिक्वायरमेंट है हमको, अगर हमको नेट जीरो तक पहुंचना है। तो फिर जब भी हम लोग सॉवरेन ग्रीन बेंचमार्क की बात करते हैं ना, तो एक हमारा इकोसिस्टम बड़ा वाइब्रेंट हो जाता है। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो होते हैं ना, वो थोड़े से फेथफुल बन जाते हैं कि हाँ, ट्रस्टवर्दी चीज़ है, यहाँ पर ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए पैसा लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी रिटर्न अच्छा आएगा। अगर हम लोग ग्लोबल स्टेटस की बात करते हैं ना, तो एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस के जो फंड्स है ना, उनका टोटल वैल्यू जो है ना विद यूरोप वो ऑलमोस्ट 40 ट्रिलियन का है। सॉरी, ओवरऑल 40 ट्रिलियन का है, उसमें से आधे जो हैं वो यूरोप की तरफ से आते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक इनका जो अमाउंट होगा ना, तो दे विल अकाउंट फॉर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल ग्लोबल एसेट। मतलब कि ग्रीन फंड्स की वैल्यू जो है फ्यूचर में इंक्रीज होने वाली है। तो ESG के जो डेट फंड्स होते हैं ना, दे आर अराउंड 2 ट्रिलियन के आसपास। ये ज़रूरी नहीं है इतना याद करना। आई थिंक ये जो स्टेटमेंट है ये तो आप यूज़ कर लोगे, इनके बेनिफिट की बात की जाएगी, इस स्टेटमेंट को इग्नोर करो। इंडिया की स्टेटस की हम लोग बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबल कैपिटल को मोबिलाइज करने पे काम कर रही होती है ना, तो इन्होंने अभी तक 18 बिलियन के आसपास तक का डिक्लेयर किया था। तो ये ग्रीन बॉन्ड्स जाने बहुत ज़रूरी होते हैं। रिसेंटली क्या हुआ था, एक फ्रेमवर्क के बारे में बात की गई थी। तो फ्रेमवर्क में बात की गई थी, इंडिया की कमेटी थी अंडर पंचामृत, जो कि हमारे लास्ट ईयर COP26 हुआ था ना ग्लासगो में, तो वहाँ पर हम लोगों ने पंचामृत की बात की थी। तो जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना, वहाँ पर हर कंट्री ने अपने NDCs लेके आए थे, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, एंड उसी को लेकर के ना सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करने के लिए ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी भी बनाई गई थी। इसी को लेकर के हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क बनाया था और उसी के तहत अभी ये सब इशू किए गए हैं। तो ये ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनका मतलब पता होना चाहिए आप लोगों को। बाकी फिर आप फ्रेमवर्क तो बना चुके हैं, और हमारे ग्लासगो के अंदर पंचामृत में भी बात की गई थी इन्वेस्टमेंट इनटू ग्रीन एनर्जी। दैट्स इट। छोटी सी एक बात और बता देता हूँ इसमें, ये जो ग्रीन बॉन्ड्स तो आप समझ में आओगे। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब जनरली गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। वैसे जो बॉन्ड्स होते हैं ना, प्राइवेट कंपनी दे रही होती है ना, उस पर ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट कंपनी भाई कल को डूब गई तो पैसा डूब जाएगा, पर गवर्नमेंट के डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं ना। तो सॉवरेन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जा रहा है, और सॉवरेन जो होता है ना, इनमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो कंपैरेटिवली कम होगा। प्राइवेट के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो हाई होता है, लेकिन वही प्राइवेट में रिस्क भी ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है लेकिन रिस्क कम होता है। तो बस ये सॉवरेन वर्ड थोड़ा सा रह गया था, इसलिए मैंने दोबारा आपको समझा दिया। एथिक्स का जो डेली हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं, उसमें भी हम लोग 2013 के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, एंड सो फार हम लोगों ने 6 क्वेश्चन कवर कर लिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को कवर करेंगे, और उसके बाद हमारे पास तकरीबन 3 दिन होंगे। 3 दिन में हम लोग सारी केस स्टडीज़ हैं, 6 केस स्टडीज़ हैं 2013 के पेपर में, तो डेली हम लोग 2-2 केस स्टडीज़ करके भी कवर कर लेंगे। इस पूरी की पूरी PDF को कहीं पर भी शेयर नहीं किया गया है। आपको इस वीडियो में से ही कंटेंट को देख देख कर अपने नोट्स बना लीजिए, और बेहतर ये रहेगा कि आप लोग इस पूरी आंसर राइटिंग को साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स एंड एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट्स भी मिल जाएँ। तो आज कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसमें हम लोगों ने 3 कोट्स के बारे में बात की थी। एक बार हल्का सा उसको मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये 3 कोट्स थी, एक थी हमारी गांधी जी की कोट, एक अब्राहम लिंकन की थी, और एक एरिस्टोटल की थी। तीनों को मैं पूछा गया था कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इन कोट्स का क्या रेफरेंस हो सकता है, और 2-2 पेज का आंसर था, सब में हम लोगों ने कल देखा था। आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारा 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, द गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? हाउ कैन दिस प्रिंसिपल बी इम्प्लीमेंटेड इन पब्लिक लाइफ? तो एग्जामिनर ने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, उसने कहा था एक व्यक्ति का जो भले की बात होती है ना, किसी एक व्यक्ति के,
वो इज़ कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल, यानी कि जब सबका भला हो रहा होता है ना तभी उस एक व्यक्ति का भी भला हो रहा होता है। आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हो? उन्होंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में पूछा है और फिर उन्होंने ये भी पूछा है कि ये जो प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत जो है ना, ये पब्लिक लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा आपका 6-5-3 वाला जो फॉर्मूला हम लोग बार बार प्रैक्टिस करते हैं कि कोशिश ये रहेगी हमारी कि इसको 6 मिनट में कवर किया जाए। वैसे तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है उसके लिए 7 मिनट्स के आसपास होते हैं काफ़ी, बट आप प्रैक्टिस में उसको 6 पे लेके आओ ताकि एग्जाम में जब रियल प्रेशर होगा और वहाँ पे नए क्वेश्चंस होंगे तो आप उसको 7 तक कर पाओगे। फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 5 पॉइंट्स अगर प्रेजेंट कर सकते हो तो करो, एंड ट्राई टू गेट इनटू 3 डायमेंशंस एटलीस्ट पॉसिबल। सबसे पहले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन में चीज़ों को अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। द गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंटेंट इन द गुड ऑफ ऑल। ये हमारे पास 2 फ्रेजेस कह सकते हैं हम, गुड ऑफ एन इंडिविजुअल और गुड ऑफ ऑल। इनके बेसिस के ऊपर उसने पूछा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, तो पहले हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बतानी पड़ेगी और फिर हम देखेंगे इसका पब्लिक लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन। तो इंडिविजुअल इज पार्ट ऑफ सोसाइटी, सिंपल सी बात से स्टार्ट कर सकते हैं। गुड ऑफ एन इंडिविजुअल अलोन इज नॉट ओनली रेयर बट ऑल्सो अनसस्टेनेबल, यानी कि एक व्यक्ति का जब भला होता है तो एक पहली बात तो ऐसा देख पाना बड़ा मुश्किल होता है, दूसरी चीज़ वो अनसस्टेनेबल भी होता है, वो टिक नहीं सकता। तो हेयर वन इंडिविजुअल्स गुड माइट बी बैड ऑफ अनदर इंडिविजुअल। एक व्यक्ति का भला अगर हो रहा है तो ज़रूरी नहीं दूसरे व्यक्ति का भी भला होगा, हो सकता है एक व्यक्ति का जो अच्छा है वो दूसरे के लिए बुरा भी हो सकता है। वेयर एज इफ द होल सोसाइटी ग्रुप्स इंडिविजुअल, इफ द होल सोसाइटी ग्रोज इंडिविजुअल इज बाउंड टू अ अलॉन्ग विद इट। अगर पूरे के पूरे समाज का कल्याण होता है तो उस एक व्यक्ति का कल्याण होना जायज़ है। हैंस गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज एम्बेडेड इन द गुड ऑफ ऑल। अब ये जो सेंटेंस है ना, कायदे से देखोगे तो ये कंक्लूजन में मेंशन किया जाना चाहिए, बट यहाँ पर मुझे ये बताना था कि व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाय दिस। तो येस, आई अंडरस्टैंड दैट गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज एम्बेडेड इन द गुड ऑफ ऑल। देन उसने पूछा था कि हाउ विल दिस बी इम्प्लीमेंटेड इन पब्लिक लाइफ, बट उससे पहले हम लोगों को ये देखो पब्लिक लाइफ वाला पार्ट यहाँ पर है, लेकिन उससे पहले उसकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग। फर्दर इसका मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल नीड्स सोसाइटीज कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन विच इज़ ओनली पॉसिबल इफ सच कोलैबोरेशन इज इन गुड ऑफ ऑल। सेकेंड, कम्युनिटेरियन एथिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द इंडिविजुअलिस्टिक एथिक्स। अब ये कम्युनिटेरियन एथिक्स और इंडिविजुअलिस्टिक एथिक्स आपके सब्जेक्ट का पार्ट है, आपको पढ़ने होते हैं। Even the most intensely personal moral decisions are made in a larger social context. If such decisions do not serve good of all, then the individual good will be short-lived, जैसे कि crimes, conspiracy, etc. फिर एक छोटा सा फ्लो चार्ट है। सोसाइटी इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल। ये समेशन का साइन होता है, आप लोगों ने सब नहीं पढ़ा होगा, बेसिक मैथ्स तो सब लोगों ने कवर किया ही है। तो ये समेशन का साइन होता है ना, सम ऑफ ऑल का। तो सोसाइटी मतलब सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, यानी कि सारे इंडिविजुअल्स मिलकर सोसाइटी बनाते हैं। तो गुड ऑफ सोसाइटी इज डायरेक्टली टुवर्ड्स गुड ऑफ ऑल इंडिविजुअल। गुड ऑफ वन इंडिविजुअल मीन्स नॉट मैनी अदर्स आर बेनिफिटेड। तो बेसिकली जो बात यहाँ कही थी ना हम लोगों ने, उसी को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करके थोड़ा सा लिख दिया है। ये देखो आप लोग जितने भी हमने क्वेश्चन अभी तक किए ना, 6 क्वेश्चन, लगभग हर एक में हम लोगों ने चीज़ करने की कोशिश की थी कि जो भी हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उसी को छोटा सा 2-4 वर्ड में फ्लो चार्ट में दिखा रहे हैं। सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, आप इसे पब्लिक लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि सब हेडिंग को बॉक्स में डालने की कोशिश कीजिए और उसको कैपिटल में लिखिए, ताकि एग्जामिनर को दिक्कत ना हो पहचानने में कि हाँ यहाँ पर एक सेक्शन कवर हो चुका है। मेक इट ईजी फॉर द एग्जामिनर। हम लोग कुछ पॉइंट्स लेके चलते, देखो 5 पॉइंट तक जाने की कोशिश की है। तो कैसे पब्लिक लाइफ में बेनिफिशियल होगा, अगर एक व्यक्ति का जो गुड है वो सोसाइटी के गुड से होता है। तो अवेयरनेस ऑफ ऑल बाय वैल्यू एजुकेशन, सबको वैल्यू एजुकेशन दी जा सकती है। वी कैन प्रीच कम्युनिटेरियनिज्म, है ना, जैसा CSR की एक्टिविटीज से किया जाता है। then we can curtail individual liberties for the societal order, reasonable restriction on the fundamental rights which leads to good for all. People should be taught not just crave for rights but do the duties also, ये गांधी जी ने कहा था। Bible says ensuring collaboration and cooperation in society where no one falls through the cracks। 5 पॉइंट भी हो गए, एक जगह CSR को भी मेंशन कर दिया, फंडामेंटल राइट्स भी मेंशन हो गए, गांधी जी भी कोट कर दिए और बाइबल के बारे में बता दिया। ये सब ऐसे आपके सिलेबस में गिवन होता है, जहाँ ये सब सोर्स में गिवन होता है। आप कोई भी बुक पढ़ रहे होगे ना, जनरली सबके नोट्स वगैरह होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह के सब में ये पॉइंट्स गिवन होते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको पढ़ने पड़ते हैं वो। फिर हम कंक्लूजन करते हैं, दस इट वुड बी वेल टू अंडरस्टैंड दैट बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट इट्स गुड लाइज इन द गुड ऑफ ऑल। तो वही जो चीज़ वो कहना चाह रहा था ना, जो बोल रहा था कि आप क्या समझते हो, उसी को हमने बता दिया कि हाँ अगर धरती पर रहना है तो हमें समझना पड़ेगा इस प्लैनेट के ऊपर कि एक व्यक्ति का जो भला होता है वो तभी हो सकता है जब पूरे समाज का भला हो रहा होता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, ये थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी अब केस स्टडी स्टार्ट हो जाएंगी। तो 8th में, इट इज़ ऑफ्टन सेड दैट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर, व्हाट इज़ योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स, राजनीति और एथिक्स, नैतिकता एक साथ नहीं चल सकते। उसने एक स्टेटमेंट दी और उसमें आपका ओपिनियन पूछा है और उसने बोला कि जस्टिफाई करो विद इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस का मतलब होता है एग्जाम्पल्स, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है।
10 नंबर मतलब कि 2 पेज दिए जाएंगे। तो स्टेटमेंट को समझेंगे, कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा एथिक्स के बारे में, ओपिनियन वाला एक सेक्शन हो गया, और फिर हमारे कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, उसमें जस्टिफिकेशन देंगे। ऑल राइट, ध्यान रहे क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं, जब प्रॉब्लम लिखी होती है ना उसके लिए नीचे सॉल्यूशन लिखना होता है। एग्जाम के अंदर सॉल्यूशन मत लिखा करो। यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बातें बार बार रिपीट करके बताता रहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। डाइकॉटमी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एथिक्स इज ऑफ्टन ग्राउंडेड इन डिबेट्स ऑफ रियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म। तो हम लोगों ने पॉलिटिक्स और एथिक्स को कनेक्ट कर दिया रियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म के साथ। तो वाइल पॉलिटिक्स लार्जली डील्स विद रियलिज्म, इट इज़ नॉट कंप्लीट ट्रूथ दैट एथिक्स एंड पॉलिटिक्स डू नॉट गो हैंड इन हैंड। ओके, जो वो कहना चाह रहा है उसी के लाइन के ऊपर है। द टू कैन एग्जिस्ट टुगेदर इफ देर इज अ विल। अगर चाहत होगी तो राजनीति और नैतिकता एक साथ चल सकते हैं। Example of Hitler shows that politics has no space for ethics, as also prescribed by Machiavelli. तो Machiavelli एक थिंकर थे। In the end justifies, Machiavelli ने बोला था कि जो the end होता है ना, end justifies the means, and for a stable government politics need to be separated from ethics. अब ये ends क्या होते हैं, means क्या होते हैं, ये आप लोगों को अपने स्टैटिक में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर स्टैटिक की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। ऑन दी अदर हैंड, गांधी जी, बार बार बोलता हूँ गांधी जी को जितना यूज़ कर सकते करो। गांधी जी शोज दैट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स कैन गो टुगेदर। उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया था। ही प्रिस्क्राइब्ड पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल एज वन ऑफ हिज सिंस इन द 7 सिंस थ्योरी। 7 सिंस थ्योरी पर भी एक क्वेश्चन आ चुका है आपका मेंस में, अभी देखेंगे वो भी क्वेश्चन हम लोग आगे कवर करेंगे। तो उनकी 7 सिंस की थ्योरी में जो सबसे पहला होता है वो तो होता है, जैसे WWW को शॉर्ट में लिखते हैं, वर्क विदाउट, अरे क्या था देखो मैं खुद ही भूल गया अभी, बट उसमें एक ये भी होता है कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, PWP। हाँ, ये जो WW वाला था वेल्थ विदाउट वर्क, यानी कि आपके पास अगर किसी ऐसी जगह से पैसा आ रहा है जिसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ रहा, तो आपको कुछ समय बाद बर्बाद कर देगा। फिर ये पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, ये भी एक सिन है, एक तरीके का पाप होता है। आप पॉलिटिक्स करो लेकिन उसमें आपके पास सिद्धांत नहीं है, आप एथिक्स को फॉलो नहीं करो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सिमिलरली हम लोग एक एग्जाम्पल देंगे, डॉक्टर कलाम का जो पॉलिटिकल करियर था ना, इट टीचेज वन इनॉर्मस लेसन्स ऑफ हाउ टू अप्लाई एथिक्स इन दी पॉलिटिकल लाइफ। ये बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है गांधी जी के, कलाम के और माकियावेली के भी। देन एक एग्जाम्पल देते, क्योंकि उसने बात ही कही थी ना हमको कि जस्टिफाई योर आंसर विद इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन मतलब ही एग्जाम्पल होता है। इंक्रीज्ड सिन टैक्स ओवर द सिन गुड्स लाइक टोबैको इज नॉट ओनली टू बूस्ट गवर्नमेंट रिवेन्यू बट ऑल्सो इन एथिकल पॉलिटिकल डिसीजन। सिन टैक्स क्या होता है, सिन गुड्स का, जैसे टोबैको हो गया, ये सिन गुड्स में आता है, और उसके ऊपर जो भी टैक्स लगता है वो सिन टैक्स बोलते हैं उसको। ये तो आप लोगों ने अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा। डीमोनेटाइजेशन टू वीड आउट करप्शन फ्रॉम सोसाइटी वॉज ग्राउंडेड इन दी एथिकल वैल्यूज़। और अभी की बात है 3-4 दिन पहले 4:1 का जो सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी का वर्डिक्ट भी आया था कि डीमोनेटाइजेशन वॉज ओके, लाइक उसको कोई प्रॉब्लम थी ना, उस पर बहुत समय से पिटिशंस वगैरह फाइल की जा रहे थे, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि डीमोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है, वो तरीके से किया गया था। सो पॉलिटिक्स एंड एथिक्स P+E, देखो वही चीज़ है, ये छोटी छोटी चीज़ें समझनी पड़ेगी। जो आपने ऊपर किया ना उसी को थोड़ा सा फ्रेमवर्क में डालने की कोशिश करो, छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स में, डायग्राम्स में। So while it is true that there exist evils like criminalization of politics, corruption excesses, and the focus on ends or a win ability in elections rather than means, above examples also show that there are two sides of a coin. तो हम लोगों ने, उसने पूछा था कि ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिक्स और एथिक्स एक साथ नहीं चलते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, जो भी आपका ओपिनियन है आप इलस्ट्रेशन से बता दो। तो हमने कहा कि देखो ऐसा होता तो है, हमने एग्जाम्पल भी दे दिए, बट हमने कुछ वो भी एग्जाम्पल दिए जो कि कॉइन की फ्लिप साइड, दूसरी साइड होती है कि हाँ पॉलिटिक्स और एथिक्स एक साथ चल सकते हैं। डन। कल से हम लोग अपना केस स्टडी स्टार्ट करेंगे, डेली 2-2 केस स्टडीज कवर करेंगे, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर 2013 का आपका पेपर, पूरा पेपर सॉल्व रेडी। करना क्या ना इसके बाद कि जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने किए ना सबकी आंसर राइटिंग करके सबको याद करना, और फिर अपने आप एक 3 आवर्स का टाइमर लगा करके बैठना और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिर देखना आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। एथिक्स तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाते हैं, ऑप्शनल्स एथिक्स मोस्टली प्रीवियस ईयर से हो जाते हैं। GS 1, 2, 3 में थोड़े से नए क्वेश्चन आते हैं, बाकी एसए, ऑप्शनल, एथिक्स तो प्रीवियस ईयर के अगर 10 साल के भी सॉल्व कर लेते तो मोर देन 90% पेपर आपका सॉल्व हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव। कुछ कमेंट वगैरह करके बताते रहा करो, पूछते रहा करो, क्योंकि कभी कभी मैं भी लूज़ हो जाता हूँ, तो कुछ ना कुछ चलता रहे डिस्कशन, तो आइडिया लगता रहता है। कमेंट्स से मुझे आइडिया लग जाता है कि हाँ यू आर फॉलोइंग दिस थिंग। कुछ पूछते रहो, कुछ बताते रहो। थैंक यू, बाय बाय।